गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 8th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना रीड करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। पिछले लेसन में हमने बताया था कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों ने जीत लिया था, उसके पश्चात कंपनी ने दीवानी हासिल कर ली थी। यहाँ पर भी यही बताया है। 12 अगस्त 1765 में मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी हासिल कर ली थी। कहाँ की? बंगाल की दीवानी। ठीक है। अब जो दीवानी हासिल की थी या फिर जो वहाँ पर घटना घटी थी, ये इस पिक्चर के अंदर दर्शाया है। देखो, ये है रॉबर्ट क्लाइव और ये है मुग़ल बादशाह। और यहाँ पर मुग़ल बादशाह बंगाल की दीवानी किसको सौंपते हुए दिखाया गया है? रॉबर्ट क्लाइव को दिखाया गया है। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि दीवानी हासिल करते हुए यहाँ पर एक भव्य समारोह हुआ हो। जैसे यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंप रखा था। कि एक चित्रकार को रख रखा था रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पास, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने जीवन की बेहतरीन यादों को समेट सके। आगे है, बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। यह उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बंगाल की दीवानी हाथ में आने के बाद अब बंगाल के राजस्व पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका हो गया था? कंपनी का हो गया था। इसीलिए यह उनके लिए एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। कि अब आर्थिक मामलों के जितने भी आगे की कार्रवाई होनी है वो किसके हाथ में आ गई थी? कंपनी के हाथ में आ गई थी। अब आगे है, अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाए। जिसके व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचनी, मतलब कि ये निरंतरता बनी रहे। ठीक है। अब क्योंकि अब उसने राज भी करना था और व्यापार भी करना था, दोनों साथ के साथ। आगे रीड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को विश्रांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। अब अंग्रेज़ों को पता था कि जो हिंदुस्तानी हैं वो बाहरी लोगों को पसंद नहीं करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि बाहर से कोई आए और उनके ऊपर क्या करे? अपने नियम थोपे। ठीक है, अपना शासन चलाए। ठीक है। तो अब उन लोगों को शांत रखना था जिनके पास अब भी कुछ गांव के अंदर मतलब ताकत थी। ठीक है। ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। अब ख़त्म क्यों नहीं किया जा सकता था ऐसे लोगों को? क्योंकि ऐसा करने पर जो गांव देहात के लोग हैं वो भड़क उठेंगे। ठीक है। यह काम कैसे हो, हम अध्याय में अब देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। ये चीज़ें हम आगे लेसन के दौरान रीड करेंगे, पढ़ेंगे। अब है कंपनी की आमदनी, यानी कि कंपनी की जो कमाई है वो कहाँ से आती थी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारिक ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आंकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। कि अब कंपनी क्या चाहती थी? लगान चाहती थी कि जो
वहाँ पर व्यापार हो बंगाल के अंदर, उसके ऊपर काफ़ी भारी मात्रा में लगान लगाया जाए और लगान लगाने से जो इनकम हो, जो कमाई हो, वो अब उनके पास आएगी। ठीक है, लेकिन आंकलन और वसूली करने में, कोई नियमित व्यवस्था करने में वो हिचकिचा रहे थे। कहीं लोग भड़क ना उठें, इतना ज़्यादा लगान देने के लिए लोग क्या पता तैयार हैं या नहीं हैं। ठीक है, उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। अब उसकी कोशिश ये थी कि राजस्व उसके पास ज़्यादा हो। ठीक है, लगान चीज़ों पर वो बहुत सारा थोप दे, लगा दे और खुद किसी भी चीज़ को खरीदे। उस समय पर जो कंपनी जो चीज़ें खरीदती थी, जहाँ पर उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, वो था सूती वस्त्र। ठीक है, तो सूती और रेशमी कपड़े को वो कम कीमत पर खरीदना चाहती थी और लोगों से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने पर ही उसके पास ज़्यादा मुनाफा होता। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब जो 1865 से पहले क्या होता था कि कंपनी क्या करती थी कि सोना और चांदी आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले में क्या लेती थी, सामान लेती थी। यहाँ पर 1865 नहीं होना चाहिए शायद, और शायद यहाँ पर 1765 होना चाहिए, क्योंकि 1765 में तो उनको दीवानी मिल गई थी ना। ठीक है, तो उससे पहले क्या था कि वहाँ से सोना और चांदी मंगवाती थी, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में सोना और चांदी की काफ़ी मांग थी और ब्रिटेन के बाज़ारों में सूती और रेशमी कपड़े की काफ़ी मांग थी। ठीक है, अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब जो क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथ में दीवानी आ चुकी थी, अब वो यहीं से तो कमाते थे और यहीं से चीज़ों को खरीद सकते थे। जो यहाँ पर होने वाली कमाई है उसी से वो चीज़ें खरीद लेते थे। अब उनको बाहर यानी कि अपने देश ब्रिटेन से सोना या चांदी लाने की ज़रूरत नहीं थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ रही थी, क्योंकि कंपनी अपनी मनमर्जी चला रही थी कि जो यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनसे जो चीज़ें कम दाम पर खरीदी जाएं, लेकिन उनकी द्वारा जो बेची गई चीज़ें हैं उनके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया, उन्होंने कर लगा दिया। ठीक है, किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल में अकाल कब पड़ा, 1770 में। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी, यानी कि 33.33% बंगाल की आबादी ख़त्म हो गई थी। आगे है खेती में सुधार की ज़रूरत। अब जो खेती का उस समय व्यवस्था थी, अब उसके अंदर सुधार करने की ज़रूरत अंग्रेज़ों ने महसूस की। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? अब कंपनी को पता चल गया कि अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, पहले जैसी नहीं रही है। अब उनका जो राजस्व था, जो उनकी कमाई थी, उसके बारे में वो आश्वस्त नहीं थे। ठीक है, कंपनी ने ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है, कि कंपनी के उस समय का जो अफसर थे वो सोचने लगे थे अब जो ग्रामीण भारत में खेती की जाती है तो उसके अंदर सुधार लाना ज़रूरी है, और खेती के अंदर सुधार तभी आएगा जब ज़मीन के अंदर कुछ सुधार होगा। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। 2 दशक मतलब कि 20 सालों तक, 1 दशक 10 साल होते हैं। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, कि एक व्यवस्था लागू की जिसका नाम क्या था, स्थायी बंदोबस्त। और कब लागू की? 1793 में। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अब जो बड़े बड़े राजा थे और तालुकदार थे उनको क्या बना दिया अंग्रेज़ों ने? जमींदार बना दिया। उनको काफ़ी
मतलब सैकड़ों एकड़ ज़मीन उनको दे दी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। इस व्यवस्था के अनुसार अब किसानों से जो लगान वसूलते थे वो कौन थे? जमींदार और ताल्लुकदार। और जमींदार और ताल्लुकदारों से जो राजस्व लेते थे या फिर लगान वसूलते थे वो कौन होते थे? अंग्रेज। अंग्रेज़ों का किसानों पर सीधा प्रभाव नहीं था। अंग्रेज़ों को किसानों से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ किससे लेते थे अपना लगान? ताल्लुकदार और जमींदारों से, ठीक है। और जमींदार लेते थे किसानों से। आगे है अंग्रेज़ों को नहीं, हम यानी थे पीछे थे। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। अब अंग्रेज़ों ने बता दिया था, बोल दिया था जमींदारों और ताल्लुकदारों को कि आपको हमें एक डेफिनेट अमाउंट देनी है, ठीक है। ना तो हम इस रकम को बढ़ाएंगे ना इस रकम को कम करेंगे, आपको हर हालत में इतने तो पैसे हमको देने पड़ेंगे। उन्होंने अपना जो कर था वो फिक्स कर दिया था, एक स्थायी कर दिया था, ठीक है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, चाहे बाढ़ आए चाहे सूख आए, उनको तो राजस्व से मतलब था, ठीक है। और जमींदारों को ज़मीन में सुधार करने के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अब चूँकि क्या था कि जमींदार जितना ज़मीन के अंदर सुधार करेंगे उतना ही क्या होगा? मुनाफा होगा, उतनी ज़्यादा फसल होगी। और चूँकि अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों ने तो अपना एक स्थायी बंदोबस्त कर दिया था कि हम सिर्फ इतने ही पैसे आपसे लेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट कर दी थी, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब ज़मीन के अंदर जितनी ज़्यादा फसल होगी तो वो फ़ायदा किसको होने वाला था? ज़मींदारों को होने वाला था, ठीक है। तो इससे क्या होगा? उन अंग्रेज़ों ने सोचा था कि जमींदार और ताल्लुकदार ऐसी सोच रखेंगे और ऐसी सोच से क्या होगा? किसानों का भी फायदा होगा और जमींदारों का भी फायदा होगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है इस स्थायी बंदोबस्त के अंदर? वो रीड करते हैं। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। क्या कर दी? वो पढ़ते हैं। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। कि कंपनी ने पहले से ही इतना ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था कि जमींदार उसको भी चुका नहीं पा रहे थे। अब जमींदार चुका नहीं पाएंगे तो ज़मीन में सुधार करने के लिए अलग से खर्च कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम भी कर चुकी थी। आगे रीड करते हैं। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या होने लगा कि किसानों की जो स्थिति थी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार आया और किसानों के साथ किसकी स्थिति सुधरी? जमींदारों की और ताल्लुकदारों की। लेकिन इससे कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कंपनी ने तो अपना राजस्व तय कर रखा था कि हम ना तो इससे ज़्यादा लेंगे और ना इससे कम, ठीक है। तो कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी जो ज़मीन गंवा चुके थे, जो बच गए थे अब उन्हें अपनी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीदें दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे उनमें ज़मीन में सुधार करने की परवाह नहीं थी। अब क्या है, जो जमींदार थे वो सोच रहे थे कि अब हम ज़मीन के ऊपर पैसा क्यों खर्च करें, फसल ठीक ठाक हो रही है तो हमारा फ़ायदा है। हम जो हमारे पास बचत बच रही है हम उसको वापस किसानों को नहीं देने वाले, जिससे उनकी ज़मीन के अंदर सुधार हो। वो उस पैसे को अपने पास ही रखना चाहते थे, वो किसानों को ज़मीन सुधार के लिए खर्च नहीं देने वाले थे। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह तो बहुत ज़्यादा था ही, अब ज़मीन पर उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से वो कर्जा लेते थे और अगर जब वो लगान नहीं चुका पाता था किसान तो उसे अपनी पुर्जों की
जो ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीन थी, उसे भी बेदखल कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या थी स्थायी बंदोबस्त के अंदर, जो 1793 में अंग्रेज सरकार ने लागू की थी। अब एक नई व्यवस्था आई, उसको रीड करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो गया था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि कंपनी अपना राजस्व बढ़ाना चाहती थी। कंपनी चाहती थी कि अब जो उन्होंने फिक्स कर दी थी अमाउंट कि इतने ही पैसे लेंगे, इतना ही कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, कंपनी चाहती थी अब अपने राजस्व में बढ़ोतरी की जाए, उनसे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कर वसूल किया जाए। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी? क्योंकि अब कंपनी की जो फौज है, ठीक है, और फौज के साथ साथ जब फौज बढ़ी तो उसके खर्चे भी बढ़े। ठीक है, अब उसे और पैसे की जरूरत हुई तो उसने इस स्थायी बंदोबस्त को ख़त्म करने की सोची और एक नई व्यवस्था लाने की सोची। अब है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। यानी कि सबसे पहले इसे कहाँ पर लागू किया गया था? जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, जो फिलहाल किस इलाके में आते हैं, कौन से राज्य में आते हैं? उत्तर प्रदेश के इलाके में आते हैं। तो वहाँ पर ये नई व्यवस्था लागू की थी। और कब लागू की थी? 1822 में। आगे है, मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना जरूरी है, कि जो उत्तर भारत है वहाँ पर गांव एक महत्वपूर्ण इकाई है और उसको बचाकर रखना होगा। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। कलेक्टर कौन होते हैं? जो कर को लेते हैं। ठीक है, कलेक्टर नाम से आपको पता लग रहा होगा, अंग्रेजी का शब्द है कलेक्टर, कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करने वाले। आगे रीड करते हैं। तो कलेक्टरों ने क्या किया? गांव-गांव का दौरा किया और ज़मीन की जांच की कि किस ज़मीन में कितनी पैदावार होती है, ठीक है, और किसके पास कितने खेत हैं, सब वहाँ पर उन्होंने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। कि गांव-गांव में जाके उन्होंने अनुमान लगाया कि इस गांव की ज़मीन में इतनी पैदावार होती है और दूसरे गांव की ज़मीन में इतनी पैदावार होती है। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। कि इस व्यवस्था में क्या रखा गया कि कर को निश्चित नहीं रखा गया कि आपसे इतना ही कर वसूला जाएगा। इसमें क्या रखा गया कि अगर फसल ज़्यादा होती है तो कर को बढ़ा दिया जाएगा, कम होती है तो कम कर दिया जाएगा। और जो कर है वो एक गांव से दूसरे गांव पर अलग अलग था। जिस गांव में फसल अच्छी होती थी वहाँ पर कर अलग था, ज़्यादा था, और जहाँ पर कम होती थी वहाँ पर कर कम रखा गया। आगे है, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें क्या था? जिम्मा किसका था? कर सौंपने का, जमींदारों का, तालुकदारों का। लेकिन इसके अंदर जो जिम्मा सौंपा गया कर इकट्ठा करने का, किसको सौंपा गया था? गांव के मुखिया को। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महाल ग्राम समूह को या फिर गांव के समूह को क्या बोलते थे? महाल बोलते हैं। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। तो इस बंदोबस्त को क्या बोला गया? महालवारी बंदोबस्त बोला गया। और कब लागू हुआ था? 1822 में। तो बच्चों आज ये लेसन हम यहीं तक रीड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे रीड करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।